नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने तरंगों से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज उससे जस्ट अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें भी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि एक भूकंप पृथ्वी में अनुप्रस्थ एस तथा अनुदैर्ध्य P ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। एस तरंगों की चाल लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा P तरंगों की चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक भूकंप मापी उस भूकंप से P एवं S तरंगों को मापता है। पहली P तरंग पहली S तरंग से 4 मिनट पहले पहुंचती है। भूकंप का अभिकेंद्र लगभग कितनी दूरी पर है? देखिए, जो इपिक सेंटर है, भूकंप का केंद्र है, वो भूकंप मापी से कितनी दूरी पर है वो हमें पूछा है। तो देखिए, दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, तो दोनों के लिए जो चाल इंटू समय है वो सेम है। चाल इंटू जो समय है वो सेम है। ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। चाल इनकी अलग अलग है और इनके द्वारा जो समय है वो भी अलग अलग तय किए जा रहे हैं, लेकिन जो समय है वो हमें नहीं दे रखा। T1 माइनस T2 दोनों का जो समय का अंतर है वो हमें 4 मिनट दे रखा है, जिसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 240 सेकंड पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां से हम यदि इनकी वैल्यू पुट कर दे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है। V1 और V2 दोनों की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो V1 पहली तरंग की जो चाल है P को हम लेकर चल रहे हैं। P पहली है, पहली P तरंग पहली S तरंग से, तो P की जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से देखो, P तरंगों की चाल है 8 किलोमीटर और जिसमें समय ज्यादा है उसकी चाल कम है। तो S पहला ही जो हमने लिया है वो 4 गुणा T1 ये बराबर है 8 गुणा T2। तो यहां से आ गया है T1 बराबर 2T2 और T1 माइनस T2 हमें दे ही रखा है, तो T1 की जगह हम पुट कर देते 2T2। तो 2T2 माइनस T2 बराबर आ गया है 240 और T2 बराबर आ गया है 240 सेकेंड। तो V2 का मान हमें पता है, यहां से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, V2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 8, तो 8 गुणा में 240, तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो 02 ये आ गया 1920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान ताप पर हाइड्रोजन जिसके लिए गामा की वैल्यू 7/5 है में ध्वनि का वेग एवं हीलियम इसके लिए गामा की वैल्यू 5/3 है में ध्वनि का वेग का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, हमें ध्वनि का वेग का अनुपात पूछा है। एक तो हाइड्रोजन के लिए पूछा है और ये मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के वेगों का अनुपात पूछा है। देखिए, ये जो अनुपात है वो बराबर होगा गामा RT अपॉन में M। इसके लिए भी गामा RT अपॉन M। यहां से जो गामा है, दोनों के लिए गामा है वो अलग अलग है H और ये है HE
और ये एम एच के लिए और ये एच ई के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, गामा एच बट्टे में गामा एच ई इंटू में एम एच ई बट्टे में एम एच, ये हमें मिल चुका है। अब वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है वो है 7 बट्टे में 5, एच ई की वैल्यू है 5 बट्टे में 3, फिर एम एच ई हाइड्रोजन का परमाणु भार, हीलियम का परमाणु भार 4, हाइड्रोजन का 2। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में रह गया है ये 2, ये 25 का 5 हमारे पास में बाहर निकल जाएगा। ये तो यहां से तो रह ही गया है, तो ये अंडररूट में ये 2 बार में कटेगा, तो अंडररूट में 42 बट्टे में 5 आ जाएगा। अंडररूट में 42 बट्टे 5, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 512 हर्ट्ज आवृत्ति का एक सवृत्र प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न करता है। जब अज्ञात आवृत्ति के अन्य सवृत्र बी को इसके साथ बजाया जाता है, यदि बी को मोम से चमका दिया जाए, मोम इस पर चिपका दिया जाए, तो पुनः विस्पंदों की संख्या 5 ही रहती है। तो मोम चमकाने से पहले सवृत्र बी को मोम से चमका दिया जाए तो पुनः विस्पंदों की संख्या, ये 2 बार रिपीट होगी ये लाइन, 5 ही रहती है। तो मोम के चमकाने से पहले बी की आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए आप ये समझें कि हमारे पास में एक सवृत्र है जिसकी आवृत्ति है 512 हर्ट्ज, और उस कंडीशन में इसके पास में n बराबर ये 5 प्राप्त हो रहा है, या ये n माइनस 512 बराबर क्या है 5, ये दोनों में से एक है। अब ये कह रहा है मोम लगा देते हैं तो भी जो आवृत्ति है वो 5 विस्पंद ही रहती है। मोम लगाने पर इस n की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो n इस कंडीशन में देखें, यदि n की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी तो विस्पंदों की संख्या बढ़ेगी, तो ये वाली कंडीशन हो नहीं सकती। तो ये वाली कंडीशन सही होगी, और ये वाली कंडीशन सही होगी तो यहां से n की वैल्यू हम निकालेंगे। 5 प्लस में 512 बराबर 517। मोम चिपकाने से पहले इसकी आवृत्ति 517 हर्ट्ज होगी, और मोम चिपकाने के बाद में क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, 517 से 507 रह जाएगी, तो भी विस्पंद की संख्या 5 ही बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी तरंग का निम्न में से कौन सा गुण दूसरों पर निर्भर नहीं करता? तो देखिए आवर्ती दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, सभी माध्यमों में आवर्ती सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में निम्न में से गैसों में से कौन सी गैस ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो देखिए ध्वनि का वेग का फॉर्मूला हमारे पास में है अंडररूट में गामा आर टी अपॉन में कैपिटल एम। तो यहां पर जिसके लिए देखिए ये भी द्विपरमाणिक 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 द्विपरमाणिक, तो गामा सबके लिए सेम है। जिसका अणुभार कम होगा उसका वेग अधिकतम होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का अणुभार 2, नाइट्रोजन का 14, इसका 16, क्लोरीन का 35। तो यहां पर अणुभार सबसे कम हाइड्रोजन का है, तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अनुप्रस्थ तरंग को y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य के किस मान के लिए तरंग वेग अधिकतम कण वेग के बराबर होगा? देखिए तरंग वेग का मान अधिकतम कण वेग के इक्वल कब होगा? तो देखिए तरंग वेग को हम v से पुट कर रहे हैं, जो कि ओमेगा अपॉन में k के बराबर होता है, और कण वेग ये तो है तरंग वेग, और कण वेग इसको हम vp से पुट कर दें, जो कि dy अपॉन में dt के इक्वल हो जाएगा। और यहां से यह आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू है a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और
ओमेगा एक और बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा इसके मल्टीपल में आ गया। तो वीपी अधिकतम कब होगा? जब कोस की वैल्यू अधिकतम होगी, तो ये ए ओमेगा रह जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि V और VP मैक्सिमम दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर। दोनों बराबर होने का मतलब क्या हो गया? ओमेगा अपॉन के बराबर ए ओमेगा, और यहां से ओमेगा तो कट ही गया, के की वैल्यू है 2 पाई अपॉन में लेमड़ा बराबर ए रह जाएगा। तो लेमड़ा बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 2 पाई ए आ गया, 2 पाई ए। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ध्वनि तरंग हवा में 350 मीटर प्रति सेकंड पर, ये जो ध्वनि तरंग है वो हवा में 350 मीटर प्रति सेकंड पर और पीतल में 3500 मीटर प्रति सेकंड पर गति करती है। तो गर्म हवा से पीतल में प्रवेश करती हुई 700 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो देखिए, आवर्ती चेंज नहीं होती, आवर्ती की वैल्यू नहीं बदलती है, तो आवर्ती बराबर, आवर्ती कांस्टेंट रहेगी, आवर्ती बराबर वेग बट्टे में तरंग दैर्घ्य, वेग बट्टे में तरंग दैर्घ्य। और यहां पर मैं बात करूं कि v वायु में बट्टे में लैम्बडा वायु में, ये बराबर होगा v पीतल में बट्टे में लैम्बडा पीतल में, लैम्बडा पीतल में। क्लियर? तो यहां से हमें क्या पूछा है कि इनका कि भाई किस कारक से बढ़ती है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य? गर्म हवा से पीतल में जा रही है, तो पीतल में हम निकाल लेते हैं, तो लैम्बडा पीतल में, लैम्बडा पीतल में तो V पीतल में अपॉन V वायु में इंटू लैम्बडा वायु में। तो यहां से V पीतल में, V पीतल की वैल्यू हमें दे रखी है 3500, वायु में दे रखी है 350 और इंटू में चल रहा है लैम्बडा वायु में, तो ये आ जाएगा 10 गुणा लैम्बडा वायु में। तो 10 गुणा बढ़ जाती है, कारक 10 द्वारा बढ़ती है, लैम्बडा इंक्रीज हो जाता है, 10 गुणा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि y ऑफ एक्स टी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी द्वारा निरूपित परिगामी तरंग y ऑफ एक्स टी बराबर ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी द्वारा निरूपित अन्य तरंग पर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी होगा, इनका परिणामी क्या होगा? तो देखिए, दो तरंगे हमें दे रखी है और ये जब दोनों तरंगे अध्यारोपित होती है, तो देखिए हमें नई तरंग क्या मिलेगी? नई तरंग जो हमें मिलने वाली है उसको हम, देखिए इनको हम y1 y2 नाम दे दें, ये y1 है, ये y2 है, परिणामी तरंग है y। तो देखिए इनका जब विस्तार करेंगे तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, देखिए साइन के एक्स माइनस साइन के एक्स कोस ओमेगा टी क्या मिलने वाली है? तो 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ये डबल हो जाएगा और माइनस वाला पद कट जाएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि ये हमारे पास में y बराबर y1 प्लस y2, तो y1 की जो वैल्यू है वो मैं क्या लिख दूं? a साइन, देखिए ध्यान देंगे, के एक्स कोस ओमेगा टी माइनस कोस के एक्स साइन ओमेगा टी। फिर इसी प्रकार से दूसरी वाली तरंग के लिए भी विस्तार कर दीजिए, साइन के एक्स कोस ओमेगा टी प्लस कोस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये तो माइनस वाली वैल्यू है, इस प्लस वाली वैल्यू से कट जाएगी,
और ये वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ स्थितियां दे रखी है कि x के किस मान के लिए निस्पंद होंगे, किस मान के लिए प्रस्पंद होंगे, और जो तरंग है वो कौन सी दिशा में संचरित होगी। x दिशा के अनुदिश परगामी तरंग है, x दिशा के अंदर मतलब परगामी तरंग है। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पर कर दूं कि ये परगामी तरंग नहीं होगी। ये जो तरंग है एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो अपरिगामी तरंग का निर्माण होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से होगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम अक्स की वैल्यू देख लेते हैं, आयाम कब अधिकतम होता है, निस्पंद कब प्राप्त होते हैं। तो निस्पंद पर तो जो आयाम है, देखिए आयाम यहाँ पर इस तरंग का जो आयाम है वो है 2a साइन के एक्स, और निस्पंद के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब है कि के एक्स बराबर कितना होगा, एन पाई। एन पाई, जहां एन की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से अक्स बराबर कितना आ गया, एन पाई अपॉन में के, ये आ गया हमारे पास में एन पाई 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो एन लैम्बडा अपॉन 2, और यहां पर तो निस्पंद तो हमें इस पर प्राप्त होंगे, लैम्बडा बाई 2, ये आ गया हमारे पास में। तो निस्पंद तो ये वाला बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है, एन लैम्बडा बाई 2, ऑप्शन बी यहां पर दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी तनी हुई डोरी में अपरिगामी तरंग y बराबर 2a sin kx cos ओमेगा t और y1 बराबर 2a sin kx माइनस ओमेगा t, यहाँ पर एक स्पेस हमें दे रखा है इस जगह पर, के अध्यारोपण का परिणाम है कि दो तरंगे हम लेंगे। तो ये हमें परिणामी तरंग तो दे रखी है y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t, और y1 हमें दे रखा है 2a। ऐसे जो y1 की वैल्यू है वो 2a नहीं होनी चाहिए थी, इसमें 2 नहीं है, ये a साइन kx माइनस ओमेगा टी। हमें यहाँ पर y2 की वैल्यू पूछी है, तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, तो y2 की वैल्यू ऐसे होगी। तो a साइन kx प्लस ओमेगा टी, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दो समांतर पहाड़ियों के मध्य में खड़ा है, वह अपने हाथों से ताली बजाता है तथा 1 सेकंड के लगातार अंतरालों पर क्रमागत प्रतिध्वनियां सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो पहाड़ियों के मध्य की दूरी कितनी होगी। देखिए इस तरीके से एक पहाड़ है, इस तरीके से एक दूसरा पहाड़ है, और बीच में कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, बीच में खड़ा है। अब यहां पर इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं x, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं y। ये हमने इनकी डिस्टेंस यहां पर कंसीडर कर ली है। इस पहाड़ का नाम दे देते हैं h1, इस पहाड़ का नाम देते हैं h2, ठीक है, ये हमने इनका नाम दे दिया। तो बात करें जब h1 से जो ध्वनि अंतराल सुनाई देता है वो है 1 सेकंड के बाद में, और जो h2 है उससे जो ध्वनि अंतराल सुनाई देगा उसके जस्ट 1 सेकंड बाद में सुनाई देगा। देखिए ध्वनि तरंग जब h1 पहाड़ी से टकराकर वापस लौटती है, तो ध्वनि तरंग इधर जा रही है और ये इससे टकराने के बाद में वापस आ रही है, तो ऐसे उसको समय लगता है t1। और यहां से जब वो जा रही है ऐसे, और इससे टकराने के बाद में वापस आ रही है, तो इसमें जो समय लगता है वो है t2। तो देखिए हम पहले t1 निकाल लेते हैं। तो t1 हमारे को दे रखा है 1 सेकंड, कितना दे रखा है 1 सेकंड, समय बराबर दूरी,
तो दूरी तो हो गई जाते रहते टाइम पर 2x और वेग हो गया v। इसी प्रकार से तो यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा, अक्स बराबर मिल जाएगा v बट्टे में 2, v बट्टे में 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। v की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो 340 बट्टे में 2 बराबर 170 मीटर आ गया। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब t2 बराबर 2y अपॉन में v। t2 है 2 सेकंड, क्योंकि एक एक सेकंड के अंतराल पर प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, तो पहली 1 सेकंड वो नजदीक वाली दूरी आ जाएगी, दूसरी में दूर वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो 2 इंटू y अपॉन 340, तो यहां से y बराबर आ गई है 340। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई 170 प्लस 334, तो यह आ गया 510 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि P एवं Q ऐसे दो तार हैं जिनकी मूल आवृत्तियां क्रमशः 256 हर्ट्ज और 382 हर्ट्ज है। 2 सेकंड में कितने विस्पंद A की तृतीय गुणावर्ती एवं B की द्वितीय गुणावर्ती द्वारा सुनाई देंगे। यहां पर सबसे पहले हम विस्पंद आवर्ती फाइंड आउट कर लेते हैं। विस्पंद आवर्ती कितनी है, तो देखिए P की तीसरी गुणावर्ती, A की तो कौन सी है, दो तार है P और Q, और कितने विस्पंद, A की तृतीय गुणावर्ती और B की द्वितीय गुणावर्ती। यहां पर जो पहला है उसकी तीसरी गुणावर्ती को 3n1 माइनस 2n2, तो यहां से आ गया 3 इंटू 256 माइनस 2 इंटू 382। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 768 माइनस 764 बराबर 4 प्रति सेकंड आ जाएगा, 4 विस्पंद आ जाएंगे प्रति सेकंड। क्लियर। फिर आप ध्यान दें कि 2 सेकंड में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या, उत्पन्न विस्पंदों की संख्या, 2 सेकंड में कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे, 2 गुणा 4 8 विस्पंद उत्पन्न होंगे। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 सेमी लंबी छड़ उसके मध्य बिंदु पर दबाई गई है। छड़ के अनुदैर्ध्य कंपन के लिए मूल विधा की आवृत्ति क्या होगी, जबकि इस्पात में ध्वनि की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड भी हमें दे रखी है। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से एक छड़ है, ऐसे एक छड़ है, और इस छड़ को हम बीच में से दबाकर छोड़ रहे हैं, बीच में से इसको मध्य बिंदु पर दबाई गई है। तो मध्य बिंदु पर इसको हमने क्या कर दी है, मध्य बिंदु से इसको हमने दबा दिया है। तो ये ऐसे इसमें क्या होगा, निस्पंद बन जाएगा। मध्य बिंदु पर क्या बनने वाला है, निस्पंद। यहां पर निस्पंद, यहां पर एंटीनोड, यहां पर एंटीनोड। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो λ/2 के इक्वल होगी, तो यहां से लैम्बडा निकल जाएगा। तो λ/2 बराबर है 100 सेमी, मतलब 1 मीटर। ठीक है, तो यहां से लैम्बडा बराबर आ गया है 2 मीटर। और हमें पूछा आवर्ती n बराबर हो गया v बट्टे में लैम्बडा। v की जो मान वैल्यू है वो है 5000, लैम्बडा की जो वैल्यू है वो 2, तो यहां से आ गई है 2.5 किलो हर्ट्ज। तो ये आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशियां अपरिवर्तित रहती है? तो आवर्ती है वो अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक 30 सेमी लंबी नली दोनों सिरों पर खुली है। नली की कौन सी गुणावर्ती 1.1 किलोहर्ट्ज स्रोत को अनुनादित करती है? वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर। तो देखिए यहां से जब दोनों सिरे इसके खुले हैं तो ये खुला ऑर्गन पाइप की भांति काम करेगी और खुले ऑर्गन पाइप के अंदर जो आवर्ती है, आवर्ती है एंड पीवी जो आवर्ती है उसका फॉर्मूला होता है P बट्टे में 2L इंटू में V, ये होती है। और हम यहाँ पर देखिए कि भाई जो NV गुणावर्ती है वो 1.1 किलो हर्ट्ज के साथ में PV गुणावर्ती 1.1 किलो हर्ट्ज स्रोत से अनुनाद करती है, अनुनाद करती है। तो हम आवर्ती की वैल्यू 1.1 किलोहर्ट्ज पुट कर देंगे तो P की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में यहां से NP इंटू में 2L बट्टे में V। NP की वैल्यू 1.1 गुणा 10 की घात 3, 2 इंटू L की वैल्यू है 30 सेमी तो 0.30 और V का जो मान है वो हमें 330 दे रखा है। यहां से मैं ये पॉइंट हटा दूं तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, यहां से भी ये पॉइंट हटा देता हूं 1 जीरो और नीचे लग जाएगा। तो देखिए यहां से ये 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 11 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये भी 3 कट जाएगा, हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो P बराबर 2 आ जाएगा, इसका मतलब द्वितीय गुणावर्ती होगी। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सवृत्तर की आवर्ती 256 हर्ट्ज है। किसी आवर्ती के सवृत्तर से यह अनुनाद नहीं करेगा। किस आवर्ती से यह अनुनाद नहीं करने वाला है, ये हमें पूछा है। तो देखिए अनुनाद किसके साथ में करेगा कि अनुनाद 1 गुणा 256 के साथ में करेगा तो 256 हर्ट्ज के आवर्ती के साथ में अनुनाद करेगा। 2 गुणा 256 के साथ में मतलब 512 हर्ट्ज के साथ में भी करेगा। 3 गुणा 256 तो ये 768 हर्ट्ज के साथ में भी अनुनाद करेगा, लेकिन ये 738 के साथ में अनुनाद नहीं करेगा। हमारे को यही पूछा है अनुनाद किसके साथ में नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई चमगादड़ वायु में 100 किलोहर्ट्ज आवर्ती की प्रासर्वित ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि यह ध्वनि जल की सतह से मिलती है तो प्रावर्तित एवं पारगमित ध्वनि की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? वायु में ध्वनि की चाल हमें दे रखी है और जल में भी ध्वनि की चाल हमें दे रखी है। देखिए जो प्रावर्तित तो होने वाली तरंग है वो वायु में वापस लौट आएगी, पारगमित वाली जल में रहेगी। तो हमें जल में और वायु में तरंग दैर्घ्य फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं वायु में निकाल लेता हूं। लेमड़ा बराबर होगा V बट्टे में N और V हम वायु का लेकर चलेंगे। तो वायु में जो ध्वनि की चाल है वो है 340 और N की वैल्यू है वो है 100 किलोहर्ट्ज। तो यहां से आप ध्यान दें 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 3.4 गुणा 10 की घात -3 मीटर आ जाएगा। इसे हम 3.4 मिलीमीटर भी कह सकते हैं।
लेम्बड़ा हमें फाइंड आउट करना है जल में, सेम तरीके से ही हम फाइंड आउट करेंगे। वी जल में बट्टे में एन, तो जल के अंदर जो चाल है वो है 1500, बट्टे में एन की वैल्यू है 100 किलोहर्ट्ज। तो यहां से 20 से 20 कैंसिल हो गए हैं, इसका आंसर आ जाएगा 15 मिलीमीटर। तो 3.4 और 15 मिलीमीटर हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि की घटना उदाहरण है। देखिए, प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण से एक दृढ़ सीमा से, दृढ़ आधार से ध्वनि तरंगे यदि परावर्तित होकर वापस लौटती है तो इको उत्पन्न होता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा कथन अप्रगामी तरंग के लिए गलत है। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अप्रगामी तरंग के लिए सही नहीं है, गलत पूछा है। तो देखिए, अप्रगामी तरंग के अंदर क्या होगा, प्रत्येक कण का एक स्थिर आयाम होता है जो इसके निकटवर्ती कण के आयाम से भिन्न होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सभी कण समान समय में अपनी माध्य स्थिति से गुजरते हैं, ये भी सही है। सभी कण समान आयाम से दोलन करते हैं, ये गलत है, क्योंकि पहला यदि सही है तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें आंसर होने वाला है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि किसी समतल में से कुल ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। अप्रगामी तरंग के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब कोई डोरी अपने सिरों पर स्थिर होकर एक छल्ला, दो छल्ला और तीन छल्ला एवं चार छल्लों में कंपन करती है तो आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, छल्लाओं का मतलब यहाँ पर लूप से है और डोरी दोनों सिरों से फिक्स है, और डोरी में उत्पन्न पी छल्लों की जो आवृत्ति है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। P बट्टे में 2L इंटू में V, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। आप एक छल्ले के लिए इसकी आवृत्ति 1, 2, 3, तो ये सीधी सी बात है कि यहां पर जो आवृत्ति है वो छल्लों की संख्या के समानुपाती होगी। तो पहले छल्ले के लिए, दूसरे छल्ले के लिए, दो छल्लों के लिए, तीन छल्लों के लिए, तो इनका जो अनुपात है वो 1:2 अनुपात, इसमें 4 भी दे रखे हैं तो 4 भी ले लेते हैं। तो 1:2:3:4 ये हमें मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। क्लियर। तो ऑप्शन यहां पर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 17 सेमी लंबी एक नली का एक सिरा बंद है। नली की कौन सी गुणावर्ती 1.5 किलोहर्ट्ज से स्रोत को अनुनादित करती है। वायु में ध्वनि की चाल हमें 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बता रखा है कि जो पाइप है उसका एक सिरा बंद है, तो बंद ऑर्गन पाइप की भांति काम करता है। और बंद ऑर्गन पाइप के लिए जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है वो P/4L इंटू V होता है, जहां जो P का जो मान होता है वो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से होता है, क्योंकि बंद ऑर्गन पाइप के अंदर विषम गुणावर्तियां ही उत्पन्न होती है। तो यहां पर हमें ये पूछा है कि 1.5 किलोहर्ट्ज के साथ में अनुनादित करती है। तो देखिए, सबकी वैल्यू दे रखी है, हमें यहां पर P की वैल्यू पूछी है। तो P बराबर NP इंटू में 4L बट्टे में V। तो NP की जो वैल्यू हो 1.5 गुणा 10⁻³ इंटू में 4 और 0.17 अपॉन 340। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहां पर हम पुट कर देंगे। तो 1, 2, 3 जीरो है वो 10⁻³ से कैंसिल कर देते हैं। 17 को इससे 2 बार कैंसिल कर देते हैं, 2 को इससे
दो बार कैंसिल कर देते। 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तृतीय गुणावर्ती आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अनुनादी वायु स्तंभ स्तंभ लंबाई 33.4 सेमी एवं 101.8 सेमी पर 256 हर्ट्ज आवृत्ति के सौरित से अनुनाद को दर्शाता है, तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? वायु में ध्वनि की चाल हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए V बराबर n लेमड़ा, तो यहां से n इंटू हो जाएगा 2L1 2L2 माइनस 2L1, तो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू n की जो वैल्यू है वो 256, हमें लंबाइयां भी दे रखी है। L2 की जो वैल्यू है ज्यादा वाली वो हमें दे रखी है 108 पॉइंट, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 1.018 माइनस 0.334, तो ये हमारे को देखो कितना मिल रहा है 512। यहां से इसको घटाएंगे तो 2 हो गया, 11 में से 3 निकालेंगे 8 हो गया, 9 में से 3 निकालेंगे 6 हो गया, ये हमारे को मिल जाएगा। अब जब हम इसको यहां से गुणा करेंगे, ई यहां पर 4 आएगा, तो हमें मिलने वाला है 350.2 मीटर प्रति सेकंड, तो 350 ऑप्शन डी में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अप्रगामी तरंगों में निस्पंद वे बिंदु होते हैं जहां पर निस्पंद कौन से बिंदु होंगे? जहां का विस्थापन 0 या न्यूनतम होता है और दाब अधिकतम दाब परिवर्तन होता है। तो न्यूनतम विस्थापन और दाब परिवर्तन क्या होगा? अधिकतम होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, वो हमें यहाँ पर छांटना है। तो देखिए यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक आपके पास में है एंटी नोड, दूसरा आपके पास में है एंटी नोड, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/2 होती है। यदि यहाँ पर दोनों नोड हो तो भी λ/2 की डिस्टेंस होती है, लेकिन एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/4 होती है। तो दो क्रमागत प्रस्पंदों और निस्पंदों के बीच की जो डिस्टेंस है ये गलत स्टेटमेंट है। दो क्रमागत निस्पंद और निकटवर्ती प्रस्पंद के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है, तो यही ऑप्शन सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो दृढ़ सहारों सपोर्ट्स के बीच तानित एक तार अपनी मूल विधा में 50 हर्ट्ज आवृत्ति से कंपन करता है। इस तार का द्रव्यमान है 30 ग्राम और इसका रैखिक घनत्व 4 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर है, तो तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी? तार में जो अनुप्रस्थ तरंग है उसकी चाल क्या होगी? चलिए एक डायग्राम के जरिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से दृढ़ आधार हैं ऐसे, और यहाँ पर हमने एक डोरी को तान रखा है। मूल विधा में जब कंपन करती है तो ये वाली स्थिति हमें प्राप्त होगी। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं L है। हमें यहां से देखिए क्या क्या दे रखा है, जो टोटल जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 30 ग्राम। 30 ग्राम तो 30 × 10⁻³ kg हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ से एल हम निकालेंगे, हमें प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है कैपिटल एम बट्टे में एल, ये हमें दे रखा है 4 गुणा 10⁻² kg पर मीटर। तो यहाँ से देखिए m/l, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। चलिए दोनों को हम क्या करते हैं, m की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। स्मॉल m बराबर होता है m/l, तो स्मॉल m की वैल्यू तो है 4 गुणा 10⁻², कैपिटल M है 30 गुणा 10⁻³ बट्टे में l, तो l यहां से क्या निकल कर आएगा 30 गुणा 10⁻³ बट्टे में 4 गुणा 10⁻²। तो यहां से 10 की घात, देखो ये -2 बचेगी, ये इससे कट जाएगी, तो 3 बट्टे में 4, तो ये आ गया 0.75 मीटर। ठीक है, अब हमें तरंग की चाल पूछी, v बराबर होता है n लैम्बडा, तो यहां से ये l है और ये जो l है वो λ/2 के बराबर है। तो यहां से n इंटू, इसको हम 2l पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 50, 2l की वैल्यू 0.75, तो देखिए हमें कितना मिलने वाला है 1.5, 1.5 को हम 50 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गिटार की डोरी 90 सेमी लंबी है तथा इसकी मूल आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए गिटार की कौन सी डोरी कितनी होनी चाहिए। हमें जो गिटार है उसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 90 सेमी और इसकी मूल आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए गिटार की डोरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहां से हमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, वैसे ही थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन है ये अधूरा लग रहा है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है एक्चुअल में कि गिटार की जो डोरी है वो 90 सेमी है और इसकी मूल आवृत्ति 124 हर्ट्ज है और ये कहा गया है कि 186 हर्ट्ज की मूल आवृत्ति के लिए डोरी की जो लंबाई है वो आपको कितनी रखनी होगी, ये हमें पूछा है। तो जब लंबाई L1 बराबर 90 सेमी है तो हमें जो आवृत्ति है वो 124 हर्ट्ज प्राप्त होती है और जब ये कह रहा है कि भाई 186 हर्ट्ज की मूल आवृत्ति क्रिएट करनी है आपको, तो आपको लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी। तो देखिए आवृत्ति है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यहां से N1 L1 बराबर आ जाएगा N2 L2, तो L2 बराबर कितना आ जाएगा N1 बट्टे में N2 इंटू में L1, तो N1 की जो वैल्यू है वो है 124, N2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 186, यहां पर भी 186 हर्ट्ज है 186, और L1 की जो वैल्यू है वो है 90। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 60 प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो यहां से ये 30 आ गया, ये 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दोनों सिरों पर खुले L लंबाई के ऑर्गन पाइप में मूल विधा की आवृत्ति होती है जहां V वायु में ध्वनि की चाल है। खुले ऑर्गन पाइप के लिए हम यहां पर खुले ऑर्गन पाइप के लिए लेकर चल रहे हैं। खुले ऑर्गन पाइप के लिए आवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो V बट्टे में 2L होगा, ठीक है, और P लूप के लिए हो जाएगा P बट्टे में 2L इंटू में V हो जाएगा, ठीक है। तो V बट्टे में 2L एवं केवल विषम गुणावर्ती उपस्थित होती है, गलत है।
सभी प्रकार की गुणावर्तियां उपस्थित होती है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है कि एक खींचा हुआ तार 256 हर्ट्ज का मूल संवर्क उत्सर्जित करता है। खिंचाव बल को नियत रखने पर तथा तार की लंबाई 10 सेमी कम करने पर आवर्ती 320 हर्ट्ज हो जाती। तार की मूल लंबाई कितनी है? तो देखिए यहां पर भी हमें अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक फॉर्मूला यूज में लिया था, वही फॉर्मूला यहां पर भी यूज में लेना है। देखिए लंबाई का नियम यहां पर हम अप्लाई कर देंगे, N1 L1 बराबर N2 L2। तो जब लंबाई N 256 इंटू में हो गया L1 बराबर 320, L2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में L1 से 10 सेमी कम है, तो L1 माइनस 10। तो यहां से हमें L1 की वैल्यू निकालनी है, तो 256 L1 बराबर 320 L1 माइनस 3200। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 320 माइनस 256 L1 बराबर 3200। तो L1 बराबर कितना आ गया? 44 और 20 64 आ गया। ये हमारे पास में आ गया 64। तो इसका आंसर आ गया 50 सेमी। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक 440 हर्ट्ज आवृत्ति का संवृत्र मूल विधा में 1.8 सेमी लंबाई एवं 5 सेमी व्यास के एक सिरे पर किसी बंद नली से अनुनाद करता है, तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? देखिए यहां पर हमें इसका व्यास भी दे रखा है, आवृत्ति भी दे रखी है। चलिए तो जो आवृत्ति है वो हमें दे रखी है 440 हर्ट्ज, और जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 1.8 सेमी। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.018 मीटर। वैसे लंबाई मुझे थोड़ी काफी कम नजर आ रही है, इतनी कम लंबाई हो वैसे एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए थी। एक बार थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, कि क्लियर कर लेते हैं कि लंबाई क्या 1.8 सेमी ही है, तो 1.8 सेमी ही है, जो भी है आंसर आ जाएगा अपने। फिर व्यास ज्यादा दे रखा, लंबाई कम दे रखी। वैसे इसको थोड़ा क्लियर करें, लंबाई है वो 18 सेमी है, लंबाई कितनी है? तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर में, ये मीटर में। व्यास हमें दे रखा है 5 सेमी, और जो एंड करेक्शन होता है ई, ये होता है 0.6 आर। तो 0.6 इंटू 5/2, तो यहां से 0.3 इंटू 5, यह आ गया 1.5 सेमी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें एक सिरे पर किसी बंद नली से अनुनाद करता है। एक सिरे पर बंद है तो वो बंद ऑर्गन पाइप हो गया, और बंद ऑर्गन पाइप के लिए देखिए क्या होता है, L प्लस में E, L प्लस में E, ये बराबर होगा लैम्बडा बट्टे में 4 के, लैम्बडा बट्टे में 4 के। और यहां से इसको हम पुट कर सकते हैं V बट्टे में 4N। तो यहां से हमें V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें N दे रखा है, तो V बराबर क्या आ जाएगा 4N L प्लस में E, 4 इंटू 440। L की जो वैल्यू है वो 0.18 प्लस 0.015, ये हमें दे रखी है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए
कैलकुलेट करेंगे तो हमें 343 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तरंग श्रृंखला की स्पंद किसी तनी हुई डोरी के अनुदिश गति करती है और डोरी के स्थिर सिरे तक पहुंचती है। यह निम्न में से किसके साथ वापस परावर्तित होगी? किसके साथ परावर्तित होगी? तो देखिए, एक तरंग श्रृंखला किसी तनी हुई डोरी के अनुदिश गति करते डोरी के स्थिर सिरे तक पहुंचती है 180 डिग्री के कलांतर के साथ व्युत्क्रमित वेग से। देखिए, यदि दृढ़ सिरा है तो वहां से जो 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न हो जाएगा, वेग की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपने दोनों सिरों पर फिक्स्ड डोरी चित्रानुसार 5 छल्लों में कंपन करती है तो निस्पंदों और प्रस्पंदों की संख्या क्रमशः होगी। तो यहां पर देखिए, निस्पंद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 निस्पंद होंगे और प्रस्पंद यहां पर हो गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे, समझे, जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम तरंग से रिलेटेड शेष बचे हुए क्वेश्चन आंसर है उनको हम सोल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।